हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस और एनसीईआरटी की सेकंड किताब जो है हमारी, उसकी हम तैयारी करेंगे। यहाँ पे हम चैप्टर 5 है हमारा, ठीक है, 5वां चैप्टर, भारत में दल और दलीय व्यवस्था, यानी कि पार्टीज एंड द पार्टी सिस्टम इन इंडिया। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं चैप्टर के, वो यहाँ पे हम देखने वाले हैं। टर्म 2 की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, इसमें न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ बदलाव है इस चैप्टर के अंदर और उसे आपको समझना है, ठीक है। देखिए, आपके एनसीईआरटी में जो 5वां चैप्टर है उसका जो नाम है आपको ये मिलेगा, कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना। लेकिन न्यू सिलेबस के अनुसार अगर हम देखते हैं तो इस चैप्टर का नाम जो है वो बदल चुका है, और केवल नाम नहीं बदला बल्कि इसमें कुछ टॉपिक दूसरे चैप्टरों से भी आगे जुड़ गए, जैसे कि सेकंड चैप्टर से कुछ टॉपिक आगे जुड़ गए हैं। इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको इस वीडियो में कराने वाला हूँ। आपको घबराना नहीं है, जो आपके सिलेबस में वो सारी चीज़ें यहाँ पे करा दी जाएगी। और हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको चैप्टर की फुल डिटेल वीडियो बना रखी है पहले से हमने, उसको जरूर देखना है, क्योंकि इसमें जो न्यू टॉपिक है वो आपको कराए हुए हैं और जो चैप्टर के अंदर टॉपिक है वो भी कराए हैं। तो ये इसका सिंगल वीडियो में आपको ये चैप्टर मिल जाएगा। एक ही वीडियो में ये खत्म करा है मैंने, और लगभग 40 मिनट की वीडियो होगी वो। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। आप वहाँ पे जाके पूरा चैप्टर पहले विस्तार से डिटेल से समझ लो, इसके बाद आप ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखो, ताकि आपको अच्छे तरीके से सारी चीज़ें समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को और सीधा चलते हैं क्वेश्चन पे। तो देखिए, यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी कराने वाला हूँ वीडियो में, और प्लस लॉन्ग क्वेश्चन भी कराने वाला हूँ, यानी दोनों तरह के क्वेश्चन यहाँ पे करा दूंगा, ठीक है। तो आपको वीडियो को ध्यान से देखना है और समझते हुए चलना है। तो देखिए, नेहरू जी की मृत्यु जो थी वो कब हुई थी? तो 1964 में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। और इनकी मृत्यु के बाद एक समस्या सामने आ गई थी कि अगला प्रधानमंत्री यानी कि इनका उत्तराधिकारी कौन बनेगा। तो नेहरू की मृत्यु के बाद फिर किसको बनाया गया था प्रधानमंत्री? तो लाल बहादुर शास्त्री। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ जाता है। एक चीज ध्यान रखना कि अगर आप कभी गूगल वगैरह पे सर्च करते हो भारत के प्रधानमंत्रियों की लिस्ट, ठीक है, 1947 के बाद से लेके अगर आप 2021 तक के प्रधानमंत्री को चेक करोगे तो हो सकता है आपको नेहरू के बाद शास्त्री जी ना दिखे, ठीक है। इनके बीच में आपको एक और प्रधानमंत्री दिख सकते हैं जिनका नाम है गुलजारी लाल नंदा, ठीक है। अब समझ लो कि ये गुलजारी लाल नंदा क्या था और ये क्यों ऐसे मतलब आपको दिखाई देता है। तो देखिए, क्या हुआ था कि जब किसी प्रधानमंत्री की मौत अचानक हो जाए, नेहरू जी की मौत अचानक हो गई थी, तो उसके बाद क्या होता है, उनका जो प्रधानमंत्री का पद है वो खाली हो जाता है, और जब तक दूसरा नया प्रधानमंत्री ना बन जाए, ठीक है। यानी कि नेहरू जी थे पहले, इनकी मृत्यु हुई, उसके बाद शास्त्री जी आए, लेकिन बीच में कुछ समय के लिए पद जो है खाली रहा, तो उस टाइम पे एक कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया जाता है, ठीक है, कार्यवाहक। तो कार्यवाहक जो होता है वो आप उसे टेम्परेरी समझो, टेम्परेरी यानी जब तक नया प्रधानमंत्री नहीं बन जाते तब तक के लिए जो टेम्परेरी है वो, तो वो है गुलजारी लाल नंदा। इसीलिए ये एक मतलब नॉलेज वाला क्वेश्चन आपके लिए है, ये आपको अपने दिमाग में डाल लेना है। कभी भी पूछे नेहरू के बाद तो लाल बहादुर शास्त्री, और अगर कोई गुलजारी लाल नंदा पूछ ले तो आपको बता देना है कि वो केवल कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे जो 12-13 दिन के लिए शायद बने थे, ठीक है। उसके बाद फिर लाल बहादुर शास्त्री, तो इसलिए गूगल में आपको ये दिखाया जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। शास्त्री जी कब से कब तक देश के प्रधानमंत्री रहे? तो देखिए, बहुत ही छोटा इनका कार्यकाल था, मात्र 2 साल तक ये प्रधानमंत्री रह पाए, क्योंकि इनकी भी फिर अचानक से ताशकंद में मृत्यु हो गई थी। और जब इनकी मृत्यु हुई शास्त्री जी की, तो फिर से वही संकट आ गया कि अब भाई नया प्रधानमंत्री बनाना है, तो फिर से कुछ समय के लिए पोस्ट खाली थी, तो फिर से कार्यवाहक प्रधानमंत्री जो थे वो गुलजारी लाल नंदा को ही बनाया गया, ठीक है, टेम्परेरी कुछ दिनों के लिए। उसके बाद फिर कौन कंटिन्यू करते हैं? इंदिरा गांधी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, दोनों चीजें बताते हुए चल रहा हूं, याद रखें ये चीजें। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शास्त्री जी के शासनकाल में देश के सामने मुख्य चुनौतियां कौन सी थी? तो देखिए, आपको पता होगा कि 1962 में जब चीन ने भारत पे आक्रमण कर दिया था, तो उसके बाद भारत को कितना नुकसान हुआ था उसमें, तो वो जो नुकसान था वो झेल ही रहे थे हम, क्योंकि जब भी कोई युद्ध हो जाता है तो 10 साल मतलब सोचो अर्थव्यवस्था पीछे चली जाती है, इतना ज्यादा मतलब नुकसान होता है। तो ये वाली समस्या थी कि चीन युद्ध के कारण जो आर्थिक संकट पैदा हो गए थे उससे निकलना ये सबसे बड़ी चुनौती थी। इसके बाद थी उसी समय में मानसून की असफलता, मानसून असफल हो गया था, देश के कई हिस्से जो थे वो सूखे की स्थिति में आ गए थे, अकाल पड़ गया था। अब ऐसे में क्या था, इस समस्या से उभरना और देश को खाद्यान्न संकट से बचाना, ये भी एक महत्वपूर्ण चुनौती थी। तो ये तीनों पॉइंट आपके लिए जो यहाँ पे है इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा याद रखने। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि 1960 के दशक को खतरनाक दशक क्यों कहा जाता है? इसके पीछे कई सारे पॉइंट बनते हैं, मैं आपको किताब में 2-3 ही पॉइंट लिखे होते हैं, मैं आपको 1-2 एक्स्ट्रा ही बता देता हूँ, ठीक है। ध्यान से देखो, 1960 का दशक, अब यहाँ पे दशक से मतलब है 10 साल, यानी 1960 से लेके 1970, ये जो 10 साल होते हैं ना, इसको हम बोलते हैं दशक,
ठीक है। अगर आपसे कोई बोले 1950 का दशक तो आपको क्या बोलना है, 1950 से लेके 1960। कोई बोले 1920 का दशक तो उसका मतलब है 1920 से लेके 1930। ठीक है, तो ये आपको समझना है दशक, यानी इस 10 साल, ये जो 10 साल थे 1960 से 70 के बीच में, इस दौरान ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से इसको खतरनाक दशक कहा जाता है। तो इसमें देखो कई सारे पॉइंट बनेंगे। देखिए सबसे ज्यादा क्या है, यहाँ पे गरीबी बहुत थी, बेरोजगारी बहुत थी, इसके लिए भी इसको खतरनाक दशक कहा जाता है। अकाल पड़ गया था, आपको पता है कि मानसून की असफलता के कारण अकाल पड़ गया था और बिहार जो था वो सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था, तो ये भी एक रीजन है। सांप्रदायिक और क्षेत्रीय विभाजन भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, तो ये एक कारण हो जाता है। और चीन से युद्ध हुआ था 1962 में। अब ये जो युद्ध हुआ था इसकी वजह से भारत की जो आर्थिक स्थिति थी वो बहुत खराब हो गई थी। ठीक है, यानी आर्थिक संकट आ गया था भारत के सामने जो लंबे समय तक बना रहा, तो ये भी हो जाएगा। 2 प्रधानमंत्रियों की मृत्यु भी हो गई थी। आपको पता है कि नेहरू 1964 में मर गए थे, उसके बाद 1966 में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई थी। तो 2 प्रधानमंत्री हमने इस 1960 के दशक में खो दिए, तो ये हो जाएगा। प्लस में एक और पॉइंट है कि भाई पाकिस्तान से भी तो युद्ध हो गया था 1965 में। इससे बेशक से ये युद्ध हम जीत गए थे, लेकिन नुकसान तो फिर भी होता ही है, तो नुकसान तो हुआ ही था, तो ये भी बन जाएंगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जाते हैं ये। ठीक है, तो ये लाल बहादुर शास्त्री ने। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था, इंदिरा गांधी ने। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी बन जाता है कि इंदिरा हटाओ का नारा किसने दिया था, इंदिरा हटाओ, तो ये विपक्ष ने दिया था। ठीक है, जो गैर कांग्रेसी पार्टी थी उन्होंने दिया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है ताशकंद समझौता कब हुआ था, तो ये 1966 में हुआ था। और ताशकंद समझौता जो है इसी दौरान लाल बहादुर शास्त्री गए हुए थे भारत से, तो इनकी वहां पे अचानक से मृत्यु हो गई और आज तक ये नहीं पता लग पाया कि मृत्यु का कारण क्या था। तो ये भी एक तरह से मतलब विवादित टॉपिक है, इन लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ताशकंद समझौते में भारत और पाकिस्तान की तरफ से कौन शामिल हुए थे। तो भारत की तरफ से प्राइम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री जो शामिल हुए थे, और पाकिस्तान की तरफ से देखें तो जो यहाँ के राष्ट्रपति थे अयूब खान, ये शामिल हुए थे। ठीक है, इन दोनों के बीच में ये समझौता था, लेकिन यहीं पे लाल बहादुर शास्त्री की अचानक से मृत्यु हो गई, तो ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री बनने के लिए, देखिए यहाँ पे स्पेस हो गया गलती से, ये स्पेस नहीं है। ठीक है, प्रधानमंत्री बनने के लिए किनके बीच मुकाबला था, और ये कड़ा मुकाबला था। तो देखिए एक तरफ थे मोरारजी देसाई वर्सेस इंदिरा गांधी, यानी मोरारजी देसाई वर्सेस इंदिरा गांधी, इनके बीच में कड़ा मुकाबला था। और अंत में जीत किसकी हुई थी, इंदिरा गांधी की। और क्यों हुई थी, आपको पता है कि सिंडिकेट जो था, सिंडिकेट ने इंदिरा गांधी को समर्थन दिया था। और सिंडिकेट आपको पता है कांग्रेस के अंदर प्रभावशाली नेताओं का ग्रुप था, वो जिसको समर्थन दे उसको तो बनना तय था। अब सिंडिकेट क्या है ये भी आपको आगे बताया जाएगा क्वेश्चन में, तो फिलहाल मैं आपको यही समझते हुए चलना है जो आपको बता रहा हूँ। आगे देखिए, इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर बनी थी उस समय देश के सामने क्या समस्याएं थी। देखिए कितनी सारी समस्याएं, सारे मैंने पॉइंट बना के लिखे। देखो उस समय देश गंभीर आर्थिक संकट में था। ठीक है, मॉनसून की असफलता, क्योंकि ये बनी थी 1966 में प्राइम मिनिस्टर, और 1960 के दशक में जो समस्या थी वो यहाँ पे भी आएगी, आपको पता ही है, तो ये सारी की सारी लिख देनी है। व्यापक सूखा हुआ था, खेती की पैदावार में बहुत ज्यादा गिरावट हो गई थी, गंभीर खाद्यान्न संकट हो गया था, विदेशी जो मुद्रा थी उसकी भंडार में काफी कमी हो गई थी, औद्योगिक उत्पादन जो था और निर्यात, इन सब चीजों में गिरावट आ चुकी थी, महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही थी, बेरोजगारी काफी हो गई थी, और बंद और हड़तालें, ये हर दूसरे तीसरे दिन हड़ताल बंद देश में ये चलता रहता था। तो इतनी सारी समस्याएं थी जिस समय में इंदिरा गांधी देश की प्राइम मिनिस्टर बनी, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अगले क्वेश्चन, हाँ देखिए आप हमारी वेबसाइट पे नोट्स पढ़ सकते हैं, गूगल पे जाके आपको eklavyastudypoint.com सर्च करना है, आपको वहाँ पे नोट्स मिल जाएंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको वहाँ पे सारे दे दिए जाएंगे, जो आपको वीडियो में दिखाया जाता है वो सारे वहाँ पे अपलोड कर दिए जाएंगे, तो आप वहाँ फ्री में पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, गैर कांग्रेसवाद से क्या अभिप्राय है। समझिए, देखिए क्या हुआ था कि कांग्रेस जो थी एक बड़ी पार्टी थी, आपको पता है कि लोकसभा में भी इसको बहुमत मिलता ही था, सत्ता में आ जाती थी, और जो विधानसभा के जो चुनाव होते थे राज्यों में उसमें भी ये सत्ता में आ जाती थी। विधानसभा में क्या हुआ कि जो छोटी पार्टियां थी, क्षेत्रीय पार्टी, लोकल पार्टी जिसे हम कहेंगे, इन पार्टियों को वोट मिलते थे थोड़े बहुत, और इनके वोट जो थे वो आपस में बढ़ जाते थे, जिसका फायदा किसको मिलता था, कांग्रेस को। हालांकि ये फायदा क्या होगा, इनको वोट बहुत ही कम मिलते थे, बहुत ही कम सीटें आती थी, लेकिन फिर भी इनको ये महसूस हुआ कि हमारे वोट बढ़ जाते हैं, इसलिए कांग्रेस इसका फायदा उठा लेती है। तो ये बात चली कि जितनी भी गैर कांग्रेसी पार्टियां हैं, यानी जितनी भी अलग पार्टी है, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी हो, सोशलिस्ट पार्टी हो,
या अन्य कोई पार्टी हो, अगर ये सारी पार्टियां आपस में मिल जाएं, बेशक से इनकी विचारधारा अलग है, लेकिन ये अगर आपस में मिल जाएं, आपस में गठबंधन कर लें और फिर कांग्रेस के खिलाफ लड़े, ठीक है, तो बेहतर रिजल्ट आ सकते हैं, ऐसा इनका मानना था। इसी व्यवस्था को, ठीक है, इसी व्यवस्था को राम मनोहर लोहिया जो थे, इन्होंने गैर कांग्रेसवाद का नाम दिया था। इन्होंने कहा था कि राम मनोहर लोहिया जो थे, इन्होंने तर्क दिया था कि कांग्रेस का शासन जो है वो अलोकतांत्रिक है और गरीब लोगों के हितों के खिलाफ है। इसलिए क्या करना चाहिए, जितनी भी गैर कांग्रेसी पार्टियां, इन सबको एक साथ आ जाना चाहिए और एक साथ आकर गठबंधन बनाकर कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहिए। तो यही व्यवस्था जो थी, इसको गैर कांग्रेसवाद कहा जाता है, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 1967 के चुनाव को राजनीतिक पर्यवेक्षकों ने राजनीतिक भूकंप की संज्ञा क्यों दी? अब देखिए, 1967 के चुनाव में वो हुआ था जो पिछले 3 आम चुनाव में नहीं हुआ था। आखिर ऐसा क्या हो गया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इसके लिए आप ये देखिए, ये है प्रथम 3 चुनाव का, ये पहला चुनाव है, ये दूसरे चुनाव का रिजल्ट है और ये तीसरे चुनाव का रिजल्ट है, ठीक है। पहला चुनाव 1952 में हुआ, दूसरा 1957 में हुआ, तीसरा 1962 में हुआ। अब देखोगे कि पहला चुनाव जो था 489 लोकसभा की सीटों पे हुआ था, जिसपे 364 कांग्रेस को मिल रही है सबसे ज्यादा, ठीक है, ये कांग्रेस की है। दूसरे में 494 सीटों पे 371 मिल रही है। फिर इसके बाद यहाँ पे देखो 361 दिख रही है आपको। तो यहाँ पे आपको एक चीज समझ में आएगी कि कांग्रेस को कितना बड़ा बहुमत मिल रहा है, मतलब सभी इनको वोट दे रहे हैं, कहने का मतलब है बहुत सारी सीटें ये जीत रहे हैं, ठीक है। और विधानसभा में, ये तो लोकसभा का है, विधानसभा का भी अगर आप ग्राफ देखोगे तो कांग्रेस की सरकारें होती थी राज्यों में भी, स्टेट में भी। लेकिन 1967 यानी जो चौथा चुनाव हुआ 1967 का, उसमें जो कांग्रेस का ग्राफ था वो बहुत गिर गया था। लोकसभा में किसी तरीके से कांग्रेस ने अपनी सरकार तो बचा ली थी, लेकिन विधानसभाओं के कम से कम आप ये लगा लो 7 + 2 9 राज्यों में कांग्रेस चली गई, सरकार ही नहीं बना पाई, ठीक है। ये पहली बार ऐसा हुआ था कि कांग्रेस के सामने ऐसी मतलब समस्या आ गई हो, क्योंकि वो तो भयंकर वोटों से जीत रही थी, आज तक बहुमत के साथ आती थी हमेशा, लेकिन इस बार इसकी स्थिति काफी डावाडोल हो चुकी थी। तो इसीलिए जो पर्यवेक्षक थे, जो एक्सपर्ट लोग थे, उन्होंने क्या कहा, इसको राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी थी। तो चलिए समझते हैं। 1967 के चुनाव में कांग्रेस को जैसे तैसे लोकसभा में तो बहुमत मिल गया, यानी केंद्र में तो अपनी सरकार को बचा पाई, लेकिन अगर हम बात करें विधानसभा के चुनाव की, तो यहाँ पे 7 राज्यों में बहुमत ना मिल पाने के कारण और अन्य 2 राज्यों में दल बदल के कारण सरकार नहीं बना पाई। यानी कि 7 राज्यों में तो बहुमत नहीं मिला और 2 राज्यों में दल बदल के कारण टोटल 9 राज्यों में सरकार ही नहीं बना पाई। ये सोचो, ऐसी स्थिति कांग्रेस की हो गई थी और ऐसा आजादी के बाद पहली बार हुआ था। इसलिए जो एक्सपर्ट लोग थे, उन्होंने इसको इस चुनाव परिणाम को राजनीतिक भूकंप का नाम दिया था। आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पेपर में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आपको हो गए इसे सीबीएसई में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि 1967 के विधानसभा चुनाव में मद्रास प्रांत जो है, जिसको वर्तमान में तमिलनाडु कहा जाता है, ये जो तमिलनाडु है यानी मद्रास जो है, इसमें कौन सी ऐसी पार्टी थी जिसको, मतलब कौन सी क्षेत्रीय पार्टी थी जिसको बहुमत मिला? और ये भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी राज्य में किसी पार्टी को विधानसभा के चुनाव में, वो भी क्षेत्रीय पार्टी को, पूर्ण बहुमत मिला हो। समझ रहे हो, इस चीज को ध्यान रखो, कोई गठबंधन नहीं, पूर्ण बहुमत मिला, ठीक है, कंप्लीट बहुमत। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है यहाँ पे, तो समझिए, देखते हैं क्या था, ये इंपॉर्टेंट है। मद्रास जो है, यहाँ पे एक पार्टी थी द्रविड़ मुनेत्र कश्यप, यानी जिसको हम डीएमके कहते हैं। इसने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई। ये पार्टी हिंदी विरोधी आंदोलन का नेतृत्व करके सत्ता में आई थी, क्योंकि देखो तमिल लोग थे यहाँ पे सारे, और तमिल लोग जो थे वो हिंदी भाषा का विरोध करते थे, कहते थे भाई हिंदी को राजभाषा क्यों बना रहे हो, तमिल को राजभाषा बनाना चाहिए। तो इनका ये वाला मुद्दा था और इसी मुद्दे को लेकर ये चुनाव लड़े थे और जीत भी गए थे वहां से, क्योंकि लोगों का भावनात्मक सपोर्ट भी था इस चीज को। यहाँ के जो स्टूडेंट थे, उन्होंने हिंदी को राजभाषा के रूप में केंद्र द्वारा अपने ऊपर थोपने का विरोध करा कि केंद्र जो है इन पे जबरदस्ती राजभाषा के रूप में हिंदी भाषा को थोप रहा है, जबकि तमिल इनकी मातृभाषा है और तमिल को ये सपोर्ट करते हैं। तो ये मुद्दा इनके बीच में था। तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंडिकेट से आप क्या समझते हैं? मैंने अभी थोड़ी देर पहले सिंडिकेट का जिक्र किया था। तो देखिए क्या था भाई, कांग्रेस पार्टी के अंदर जो अनुभवी नेता थे, जो दिग्गज नेता थे, जो प्रभावशाली नेता थे, जिनका बहुत प्रभाव था कांग्रेस में, उनका एक ग्रुप था, उनका एक समूह था जिसको सिंडिकेट कहा जाता था। सिंडिकेट जिसके सिर पे हाथ रख दे उसके तो मतलब समझ लो उस टाइम पे उसकी मौज हो जाती थी।
चुनाव जीतना और मतलब सपोर्ट एक तगड़ा मिल जाता था, आप ये समझ लो। इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में सिंडिकेट का बहुत बड़ा योगदान था। सिंडिकेट के प्रमुख जो थे वो के कामराज थे, ठीक है। तो ये आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये याद रखना है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं कई बार कि सिंडिकेट और इंदिरा गांधी के बीच में विवाद क्यों हो गया था। आगे इस पे भी, इन क्वेश्चनों को भी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बस इतना याद रखना है। अगला क्वेश्चन, 1967 के आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी के किन्हीं 4 दिग्गज नेताओं के नाम बताइए जो हार गए। अब ये वही है राजनीतिक भूकंप वाला चुनाव 1967। पहली बार ऐसा हुआ था कि कांग्रेस की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी राज्यों में। तो देखिए के कामराज जो हैं ये तमिलनाडु से चुनाव लड़े थे और वहाँ पे हार गए थे। एस.के. पाटिल महाराष्ट्र से हैं जो कि हार गए थे चुनाव। अतुल्य घोष ये बंगाल से हैं जो कि हार गए थे। के बी सहाय जो हैं ये बिहार से हैं, ये हार गए थे। और ये चारों जो नेता है ना ये दिग्गज नेता है, मतलब बहुत जाने माने। और के कामराज तो आपको पता है कि सिंडिकेट के मतलब प्रमुख नेता थे। लाल बहादुर शास्त्री को प्राइम मिनिस्टर बनाने में भी इनका हाथ था, इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाने में भी इनका हाथ था। यानी इतने जबरदस्त नेता थे, लेकिन चुनाव हार चुके थे 1967 में। इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 1966 में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने, यानी ये सिंडिकेट के नेताओं ने, इंदिरा गांधी को भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए क्यों समर्थन दिया? क्योंकि मोरारजी देसाई भी इनके सामने थे। चाहते तो मोरारजी देसाई को भी समर्थन दे सकते थे, लेकिन इंदिरा गांधी को क्यों दिया, मोरारजी को क्यों नहीं दिया, ये पॉइंट आपके सामने बनता है। देखिए मोरारजी देसाई जो थे एक अनुभवी नेता थे और उनको पता था कि उनका जो स्वभाव था वो थोड़ा ऐसा था कि वो किसी की बात नहीं मानते थे, अपने अकॉर्डिंग चलते थे। इंदिरा गांधी, इनको लगा कि इंदिरा गांधी जो है नेहरू की बेटी है और राजनीति का तगड़ा अनुभव है नहीं उन्हें। अगर हम इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं तो जैसा हम सलाह वगैरह देंगे वैसा ही इंदिरा गांधी करेगी, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि मतलब सत्ता हम ही चलाएंगे, बस प्राइम मिनिस्टर के नाम पे कौन रहेगी, इंदिरा गांधी। इन्होंने ये सोच लिया था। तो देखिए सिंडिकेट के नेताओं को ये विश्वास था कि प्रशासनिक और राजनीतिक मामलों में खास अनुभव ना होने के कारण इंदिरा गांधी सिंडिकेट के समर्थन और दिशा निर्देशन पर निर्भर रहेगी और उनकी सलाह पे अमल करेगी। ये सोच के इन्होंने उनको सपोर्ट किया था, लेकिन बाद में जो मामला था वो उल्टा पड़ गया। इंदिरा गांधी अपने जो विश्वास पात्र जो नेता थे उसमें उन्होंने सिंडिकेट के नेताओं को नहीं रखा, बल्कि सिंडिकेट के नेताओं की तो कई जगह पे बात ही नहीं मानती थी। तो इसलिए इनके बीच में विवाद भी हुआ था बाद में। आगे वो भी देखेंगे कि विवाद क्यों और कांग्रेस टूट क्यों गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राजनीति में दल बदल से क्या अभिप्राय है, इसके कोई 2 अवगुण बताइए। तो देखिए जब कोई नेता किसी विशेष पार्टी के चुनाव चिन्ह पे चुनाव लड़े और बाद में जीत जाए और जीत जाने के बाद उस पार्टी को छोड़ दे और किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो जाए तो उसको दल बदल कहते हैं, ठीक है। दल बदल मतलब मान लो आपने किसी एक्स पार्टी से चुनाव लड़ा और आप जीत भी गए और जब बाद में जाके किसी वाई पार्टी में XYZ कोई दूसरी पार्टी में जाके आप जुड़ गए तो इसको क्या कहा जाएगा, दल बदल कहा जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि दल बदल के अवगुण बताइए, क्योंकि दल बदल जो है इसके नुकसान भी हैं, यानी इसकी कमियां भी हैं, तो इसकी कमियां बताइए। तो कमियां देखिए, दल बदल से क्या होता है, राजनीतिक अस्थिरता जो होती है उसको बढ़ावा मिलता है, क्योंकि कई बार क्या होती है सरकार जो है अल्पमत में आ जाती है। एग्जाम्पल देता हूँ, मान लो किसी राज्य में सरकार बनाने के लिए 50 सीट चाहिए, ठीक है। किसी पार्टी ने सरकार बनाने के लिए उसकी 50 ही सीट आई है और उसको मतलब बहुमत मिल गया, बाकी पार्टियों को कुछ नहीं मिला, बहुत कम सीटें मिली है ये लगा लो, तो ये सरकार आराम से बना लेगी। लेकिन मान लो इसी पार्टी के 2 कैंडिडेट ऐसे हैं जो बाद में दूसरे दल में चले जाते हैं, तो यहाँ पे 48 हो जाएगी, यानी कि अब इनके पास बहुमत से कम सीटें हो जाएंगी। तो ऐसे में अल्पमत में आ जाती है सरकार और फिर सरकार गिर भी जाती है। तो ऐसे में सरकार को कई बार त्यागपत्र भी देना पड़ता है। तो ऐसी गंभीर स्थिति आ जाती थी। तो ये एक आप ये कह सकते हो इसकी बुराई है या फिर इसके अवगुण है। दल बदल से नेताओं में अनुशासनहीनता में वृद्धि होती है और वो क्या करते हैं, जो नेता होते हैं वो अवसर का लाभ उठाकर सही और गलत तरीकों से सत्ता में आने का प्रयास करते हैं। तो ये इसकी कमियां हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1969 में भारत के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने वाले 2 प्रमुख प्रत्याशियों के नाम बताइए। यहीं से शुरू हो जाती है कांग्रेस का विवाद। तो थोड़ा पहले से ही शुरू हो गया था, लेकिन यहाँ से कांग्रेस में टूट पड़ जाती है। आगे बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल ये देखो कि कौन से थे। एक तरफ थे एन संजीव रेड्डी वर्सेस वीवी गिरी,
ठीक है, वीवी गिरी उस समय में उपराष्ट्रपति थे और एन संजीव रेड्डी को सिंडिकेट ने खड़ा किया था। क्या हुआ था कि जो राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन, उनकी अचानक से मृत्यु हो गई थी, राष्ट्रपति का पद खाली हो गया था। तो जो सिंडिकेट वाले नेता थे, दिग्गज नेता, उन्होंने एन संजीव रेड्डी को सपोर्ट करके खड़ा कर दिया और इंदिरा गांधी ने वीवी गिरी को सपोर्ट कर दिया। तो इनके बीच में कलह जो थी वो क्लियर दिख ही रही थी कि भाई इंदिरा गांधी चाह रही है किसी और को और सिंडिकेट चाह रही है किसी और को कि भाई वो कैंडिडेट हो। तो ये मुद्दा जो था ये गरमाया हुआ था। आगे देखते हैं क्या क्या हुआ। एक क्वेश्चन ये है कि 1971 के आम चुनाव में चुनावी गठबंधन में कौन सी पार्टियां शामिल थी। अथवा में एक और क्वेश्चन दे रखा है कि ग्रैंड अलायंस, जिसको हम महागठबंधन भी कहते हैं, महागठबंधन में कौन सी पार्टियां शामिल थी या उससे क्या अभिप्राय है। तो देखते हैं। देखिए क्या हुआ, 1971 के जो चुनाव थे, इस समय सभी बड़ी गैर साम्यवादी पार्टी और जो गैर कांग्रेसी जो विपक्षी दल थे, इन्होंने क्या करा, गैर साम्यवादी और गैर कांग्रेसी पार्टियों ने आपस में मिलकर एक अलायंस बना लिया, एक गठबंधन बना लिया, जिसको ग्रैंड अलायंस कहते हैं, क्योंकि सारी विपक्षी पार्टी एक साथ आ चुकी थी लगभग। तो ये था इसका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत की राजनीति में आया राम गया राम से क्या अभिप्राय है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, आया राम गया राम के मुहावरे का संबंध उन विधायकों से है जो चुनाव में एक पार्टी से टिकट जीतने के पश्चात अपने स्वार्थ के कारण अपनी पार्टी को छोड़ के किसी दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। ऐसा पता है क्यों, ये मुहावरा आया कहां से, ये समझिए। एक घटना थी हरियाणा राज्य की। हरियाणा में एक विधायक थे जिनका नाम था गयालाल। इन्होंने एक पखवाड़े में 3 बार पार्टी बदली। पखवाड़े का मतलब है यहाँ पे 15 डेज, आधे महीने का पखवाड़ा कहा जाता है। ठीक है, तो मतलब 15 डेज में इन्होंने 3 बार पार्टी बदल ली। जब इन्होंने 3 बार पार्टी बदली तो तभी से ये चुटकुला बन गया था। ठीक है, आया राम गया राम। प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, उसने बोला था पहले वो गया राम था, अब आया राम हो गया, कुछ इस प्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह करी थी। तब से ये मतलब ये एक चुटकुला बन गया था, आया राम गया राम। तो अब जो पार्टी बदलते हैं, एक पार्टी से जीत कर दूसरी में चले जाते हैं, तो इसके लिए मुहावरा ही बन गया आया राम गया राम। आई होप आपको समझ में आ गई होगी पूरी स्टोरी। तो ये था। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लो। ठीक है, 21,000 स्टूडेंट जुड़ चुके हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रिवी पर्स का क्या अर्थ है। 1970 में इंदिरा गांधी उन्हें क्यों समाप्त कर देना चाहती थी। प्रिवी पर्स जो थे एक प्रकार के विशेष अधिकार थे जो कि जो रियासतों के जो राजा हुआ करते थे उनको मिले हुए थे। ठीक है, इंदिरा गांधी ने इसको समाप्त कर दिया था। तो देखते हैं क्या है। देसी रियासतों के भारतीय संघ में विलय के समय, जब भारतीय संघ में देसी रियासतें मिली थी, उस समय जो रियासतों के जो शासक होते थे उनके परिवार को कुछ निश्चित मात्रा में संपत्ति रखने का अधिकार दे दिया गया था और उन्हें कुछ विशेष भत्ते भी दिए जाते थे, कुछ अलाउंस वगैरह दे दिए जाते थे, कुछ फायदा दे दिया जाता था। इस व्यवस्था को प्रिवी पर्स कहा जाता है। लेकिन इंदिरा गांधी जो थी वो उन्होंने इसको समाप्त कर दिया। 1971 के चुनाव में इन्होंने इसको मुद्दा बना के, ठीक है, चुनाव भी लड़ा और काफी मतलब अच्छी सीटों से जीती भी थी। इसके बाद संविधान में संशोधन किया गया और ये जो प्रिवी पर्स थे इसको खत्म कर दिया गया। और मोरारजी देसाई जो थे वो इसका विरोध भी कर रहे थे कि ये अधिकार खत्म नहीं करने चाहिए। तो ये हो जाएगा आपके सामने। ठीक है, तो आप कह सकते हो राजा महाराजाओं को जो कुछ विशेष अधिकार मिले हुए थे प्रिवी पर्स के तहत, वो खत्म कर दिया इंदिरा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1970 के प्रारंभिक वर्षों में इंदिरा गांधी की सरकार को लोकप्रिय बनाने में सहायक मुख्य कारण बताइए। बहुत ज्यादा फेमस हो गई थी इंदिरा गांधी इस टाइम पे। अब सोचो, देखो 1967 में चुनाव हुए थे तो क्या हालत हुई थी कि कांग्रेस की, अभी आपको बताया कि इसे राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी गई। केंद्र में बड़ी मुश्किल से सरकार बचा पाई, राज्यों में 9 राज्यों से सरकार चली गई ये। लेकिन जब अगला चुनाव होता है 1971 में और 72 में जो विधानसभाओं के कुछ जगह पे चुनाव हुए थे, इसमें भयंकर जीत मिलती है। यानी इस 4-5 साल में आखिर ऐसा क्या हो गया, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। तो क्यों लोकप्रिय हो गई और क्यों ऐसा मतलब रिजल्ट मिला, इसको देखते हैं। तो 1970 के दशक में इंदिरा गांधी की जो सरकार थी वो निम्नलिखित कारणों से लोकप्रिय हुई। तो पहला पॉइंट देखो, कांग्रेस की टूट के बाद सरकार ने अपनी छवि को समाजवादी रंग देने की कोशिश की, कि ये दिखाना चाहती थी कि हम समाजवादी विचारधारा को अपना रहे हैं और जनता के साथ हैं। इंदिरा गांधी ने भूमि सुधार के लिए कानून बनाए। ठीक है, क्योंकि जमींदारी प्रथा थी और कई तरह की मतलब जमीन को लेकर बहुत मतलब बेकार सिस्टम था, किसान वगैरह के साथ काफी मतलब अत्याचार होता था। तो कुछ भूमि सुधार के कानून आए। इन्होंने भू परिसीमन के भी कुछ नए कानून बना दिए कि भाई, और कुछ लिमिट वगैरह भी लगा दी कि इससे ज्यादा कोई रख नहीं सकता है जमीन वगैरह। 1971 के भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था, इसके बाद जो बांग्लादेश का निर्माण हुआ,
इस समय तो विपक्ष के नेता भी कांग्रेस की जो इंदिरा गांधी थी इसकी तारीफ करने लगे थे। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे मुद्दे थे जिसकी वजह से इंदिरा गांधी काफी प्रसिद्ध हो गई थी और ये सबसे बड़ा मुद्दा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो असर था वो अगले जो 1972 में जो कुछ जगह पे विधानसभा के चुनाव हुए थे वहां पे भी देखने को मिला था। आगे देखिए, 1972 के विधानसभा चुनाव में भी उनको गरीबों और वंचितों का रक्षक और एक मजबूत राष्ट्रवादी नेता के रूप में देखा गया। उनकी सरकार ने संविधान में संशोधन करके जो प्रीवी पर समाप्त किया था, इससे भी इनको समर्थन मिला और इन घटनाओं के कारण जो इंदिरा गांधी थी वो काफी लोकप्रिय हो गई थी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाएंगे, आपको बिल्कुल ध्यान रखने हैं, याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1971 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी को भारी बहुमत मिलने के लिए क्या कारण थे? और 1971 में केंद्र तथा राज्य दोनों स्तरों पर लगातार चुनाव में विजय प्राप्त करने के बाद, ठीक है, कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रभुत्व को पुनः स्थापित कर लिया। यानी कि जो कांग्रेस टूट रही थी, 1969 में टूट गई थी और 1967 में जो बेकार इनकी हालत थी उसको दोबारा से सुधार लिया। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? यस, बिल्कुल सहमत है, क्योंकि 1967 के चुनाव में जो जमीन खो चुकी थी कांग्रेस, वो उन्होंने 1971 में पा ली थी वापस। तो देखते हैं 1971 के आम चुनाव में नई कांग्रेस के पास एक निश्चित एजेंडा था, एक कार्यक्रम था। इंदिरा गांधी क्या कर रही थी, देश भर में घूम रही थी और हर जगह जाके ये कहती थी कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, वो बोलते हैं कि इंदिरा हटाओ, लेकिन मैं कहती हूँ गरीबी हटाओ। ये इंदिरा गांधी के वर्ड होते थे। अब इससे क्या होता था, जो गरीब लोग होते थे वो इंप्रेस हो जाते थे, उन्हें लगता था भाई ये कुछ करेगी, गरीबी हटाओ। और इस तरह इंदिरा गांधी ने गरीबों के दिलों में जगह बनाने का प्रयास किया। इंदिरा गांधी ने क्या करा, सार्वजनिक क्षेत्र की जो समृद्धि थी इसके लिए काम किया, ग्रामीण भू स्वामित्व के लिए नए कानून वगैरह बनाए थे, शहरी संपदा के लिए काम किया, आय के समान अवसर देने का प्रयास किया। तो कई सारे मतलब ऐसे मुद्दे थे जिससे गरीबों और वंचित लोगों के दिमाग में मतलब ये बातें डाले कि वो उनके भले के लिए काम करेगी। इसके बाद देखो, गरीबी हटाओ के नारे से इंदिरा गांधी ने भूमिहीन किसान, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, महिला, बेरोजगार, इन सब का समर्थन प्राप्त करने का प्रयत्न किया और समर्थन इनको मिला भी। इन नीतियों का असर जो 1971 के चुनाव थे उसके परिणाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, कांग्रेस आर जो है इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस दो हिस्सों में बट गई थी, एक कांग्रेस आर हो गई थी और एक कांग्रेस ओ हो गई थी। ओ जो थी वो सिंडिकेट की थी, मैं आगे आपको ये पढ़ाऊंगा, मैंने क्वेश्चन रखा हुआ है। और आर जो थी ये इंदिरा गांधी की थी। तो कांग्रेस दो हिस्सों में बट गई थी। तो कांग्रेस आर जो थी इसने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा था और इसने पिछले 4 चुनाव में जितनी जो सीटें जीती थी उससे ज़्यादा यहाँ पे सीटें जीत ली थी। और कांग्रेस ओ जो थी जिसने कई सारी पार्टियों के साथ गठबंधन किया था, 16 सीट, और पूरे अगर अलायंस को देखें तो टोटल अलायंस को 40 सीट मिली और कांग्रेस ओ को देखें तो मात्र 16 सीट मिली। इतना मतलब बुरा हाल हो गया था कांग्रेस ओ का। महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, ये पूछते हैं पेपर में। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कांग्रेस में विभाजन, कांग्रेस जो टूट गई थी, क्यों टूट गई थी, या फिर 1969 में कैसे टूट गई थी, किसी भी लैंग्वेज में क्वेश्चन आ सकता है। तो समझिए क्या है, पूरी स्टोरी समझिए। क्या हुआ कि 1969 में राष्ट्रपति जो थे जाकिर हुसैन, उनकी अचानक से मृत्यु हो गई। अब जब इनकी मृत्यु हो गई तो ऐसे में राष्ट्रपति का पद जो था वो खाली था। अब ये था भाई कि अगला राष्ट्रपति किसे बनाया जाए। तो इंदिरा गांधी की असहमति, क्योंकि इंदिरा गांधी जो थी वो एन संजीव रेड्डी से इनको पसंद नहीं करती थी क्योंकि इनके बीच में विवाद था पहले से। लेकिन इनकी असहमति के बाद भी जो सिंडिकेट है उसने क्या करा, एन संजीव रेड्डी को सपोर्ट करके खड़ा कर दिया कि तुम भाई चलो और चुनाव लड़ो। तो भाई इससे इंदिरा गांधी जो थी और ज्यादा नाराज थी। ऐसे में इंदिरा गांधी ने क्या करा, जो उपराष्ट्रपति थे उस समय में वीवी गिरी, उनको बढ़ावा दिया, कहा कि तुम एक स्वतंत्र उम्मीदवार बनो और राष्ट्रपति का चुनाव लड़ो। यानी इंदिरा गांधी का सपोर्ट था वीवी गिरी को और सिंडिकेट जो था उसका सपोर्ट था संजीव रेड्डी को। चुनाव हुए और अंत में कौन जीता, वीवी गिरी। और जब वीवी गिरी जीत गया यानी इंदिरा वाला कैंडिडेट जीत गया तो जाहिर सी बात है कांग्रेस टूटनी थी। तो इस समय कांग्रेस टूट गई 1969 में और 2 हिस्से बट गए थे। कांग्रेस आर बन गई थी जो कि इंदिरा गांधी वाली है, कांग्रेस ओ बन गई थी जो कि सिंडिकेट वाली है। ठीक है, तो यही अभी हमने डिस्कस किया था लास्ट क्वेश्चन में भी। एक क्वेश्चन आता है, संयुक्त विधायक दल से क्या अभिप्राय है। अब देखो ये जो 1967 के जो चुनाव थे इसमें आपको पता है, अभी हमने पढ़ा था कि कांग्रेस जो थी वो 7+2 यानी 9 राज्यों में सरकार नहीं बना पाई थी। तो क्या इन 9 राज्यों में कोई ऐसी पार्टी थी जिसने अपने दम पे सरकार बनाई हो? नहीं। तमिलनाडु में तो आप देख रहे हो कि भाई वहां पे तो बहुमत वगैरह दिख गया था, लेकिन बाकी राज्यों में नहीं हुआ। तो वहां पे क्या हुआ, वहां पे सभी जो अन्य पार्टियां थी उन्होंने आपस में गठबंधन बनाया और जो ये गठबंधन वाली सरकारें जो राज्यों में दिखी इसी को बोला जाता है संयुक्त विधायक दल। तो देखिए 1967 के चुनाव से राज्यों में गठबंधन की परिघटना सामने आई।
गैर कांग्रेसी पार्टी जो थी ये सभी इकट्ठा हो गई और इन्होंने संयुक्त विधायक दल बनाया। पंजाब में भी संयुक्त विधायक दल जो की सरकार थी उसका नाम दिया गया था पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट। यानी कि संयुक्त विधायक दल का मतलब क्या है, यहाँ पे ये जो खूब सारी गैर कांग्रेसी पार्टी आपस में मिल गई है यही संयुक्त विधायक दल कहलाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखो, यहां से हमारा जो चैप्टर है 5वां ये तो हो जाता है कंप्लीट। लेकिन आपको पता है कि इसमें कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कि चैप्टर नंबर 2 से भी आके जुड़ गए हैं, तो उन पे भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। और ये मैंने पॉइंट ले रखे हैं सपोर्टिंग मटेरियल से, आप सभी के पास सपोर्टिंग मटेरियल होगा तो मैं यहाँ से आपको बता देता हूँ कि क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको याद रखना है। देखिए, जब देश आज़ाद हुआ था उस समय सभी जो नेता थे वो चाहते थे कि लोकतंत्र भारत में हो और भारत में जो सरकार बने वो लोकतांत्रिक हो। तो ऐसा हुआ भी। भारत में कैसी शासन बनी, कैसी शासन वाली सरकार बनी, तो लोकतांत्रिक शासन बनी। ठीक है, भारत के समय ही और भी देश आजाद हो रहे थे पर वहां पे अलोकतांत्रिक सरकार बनी थी, लेकिन भारत ने किस चीज को अपनाया, लोकतंत्र को अपनाया। भारत ने लोकतांत्रिक सरकार बनाई थी। इसके बाद अगला है कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया था और देश में अंतरिम सरकार बना दी गई थी। और यहाँ पे ये आ जाएगा कि जनवरी 1950 में चुनाव आयोग बना। ये इंपॉर्टेंट है, जो जो हाईलाइट कर रहा हूँ ये आपको ध्यान रखना है। 1950 में चुनाव आयोग बना और जो पहले चुनाव आयुक्त थे वो सुकुमार सेन थे। 1 मार्क्स में शॉर्ट क्वेश्चन में ऐसे पूछे जा सकते हैं। अगला देखते हैं, जो चुनाव कराने थे भारत में, पहली बार चुनाव कराने थे तो ऐसे में कई सारी चुनौतियां थी चुनाव आयोग के सामने। तो वो चुनौतियां क्या थी ये भी आपसे पूछा जा सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन में ये भी आता है, आपसे पूछा जाता है। तो देखिए, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना ये बहुत बड़ी चुनौती थी। चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन करना भी बहुत बड़ी चुनौती इसलिए थी क्योंकि यहाँ पे भारत जो देश है ये काफ़ी बड़ा है, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से काफ़ी बड़ा है, जनसंख्या की दृष्टि से काफ़ी बड़ा है, इसलिए ये सब करना मुश्किल था। मतदाता जो सूची होती है, जो लिस्ट होती है, उसको बनाने में भी कई तरह की समस्या आ रही थी, तो ये भी एक बड़ी चुनौती थी। अधिकारी और चुनाव कर्मियों को ट्रेनिंग देनी थी क्योंकि पहली बार चुनाव करा रहे थे, इतना बड़ा चुनाव होना था पूरे देश के लिए, तो ये बहुत मतलब आप ये समझ लो चैलेंज वाला काम था काफ़ी। कम साक्षरता के चलते मतदान की विशेष पद्धति के बारे में भी सोचना था क्योंकि लोग जो थे ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। कैसे सफल और निष्पक्ष चुनाव कराया जाए ये बहुत बड़ी चुनौती थी। आगे देखिए, अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 तक पहले आम चुनाव हुए क्योंकि उस समय आज की तरह वोटिंग मशीन नहीं होती थी, आज की तरह सुविधाएं नहीं होती थी, जैसे आज जल्दी हो जाता है सब कुछ, उस समय में बहुत टाइम लगता था। पहले 3 आम चुनाव में कांग्रेस का प्रभुत्व रहा। अभी मैंने आपको एक ग्राफ दिखाया था जिसमें बताया था कि 3 आम चुनाव में कैसे कांग्रेस भयंकर वोटों से जीत रही थी। ठीक है, इसके बाद एक पॉइंट ये आ जाता है कि भारत में एक दल का प्रभुत्व दुनिया के अन्य देशों में एक पार्टी के प्रभुत्व से अलग है। मैक्सिको एक देश है जहाँ पे PRI की स्थापना हुई थी 1929 में। इस पार्टी ने यहाँ पे 60 वर्षों तक शासन किया है और इसका शासन जो था तानाशाही वाला शासन था। बाकी देशों में अगर हम बात करें वहाँ पे भी एक पार्टी का प्रभुत्व है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे लोकतंत्र की कीमत पे चुका है। जैसे कि चीन देख लो, वहाँ पे एक ही पार्टी का प्रभुत्व है। क्यूबा, सीरिया जैसे देश जो हैं, यहाँ संविधान में ही मतलब दे दिया है कि एक ही पार्टी शासन करेगी, दूसरी पार्टी कोई आ ही नहीं सकती। तो इस तरीके से आप देखोगे कि भारत में जो एक पार्टी का प्रभुत्व रहा है कांग्रेस का, और दूसरे कई सारे देश हैं वहाँ पे भी एक ही पार्टी का प्रभुत्व रहा है, लेकिन भारत में अलग है क्योंकि भारत के संविधान ने परमिशन नहीं दी कि केवल कांग्रेस जीतेगी या केवल कांग्रेस को ही वोट दो। यहाँ पे अन्य पार्टियां भी है, जो पार्टी जीतेगी, जिसको लोग पसंद करेंगे वो सत्ता में आएगी, ठीक है, लेकिन बाकी देशों में ये नहीं था। तो इसलिए बाकी देशों से कंपेयर अगर भारत को करें तो भारत में एक पार्टी का प्रभुत्व अलग था उनसे। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि कांग्रेस जो थी वो प्रथम 3 आम चुनाव जीती, तो पहला चुनाव भी जीती, दूसरा भी जीती, तीसरा भी जीती और बहुत जबरदस्त वोट भी मिले। तो आखिर ऐसा क्यों था, प्रभुत्व का कारण क्या था, ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, क्वेश्चन अगर आया तो याद रखो। तो देखिए, स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाने वाले जो बड़े बड़े नेता थे वो सब कांग्रेस में थे। एक सुसंगठित पार्टी थी और भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है ये भी कह सकते हो, और इसका जो नेटवर्क था वो पूरे देश में था, यानी पूरे देश में एक बड़ी पार्टी है। ठीक है, नेशनल पार्टी आप इसे कह सकते हैं। प्रसिद्ध नेता जो थे जैसे कि मान लो लाल बहादुर शास्त्री हो गए, नेहरू हो गए, ठीक है, ये सब कांग्रेस में ही शामिल थे। सबको समेटकर चलने वाली प्रकृति थी इस कांग्रेस की, इसकी वजह से भी, और भारत की चुनाव प्रणाली इसकी वजह से भी। तो ये सारे के सारे पॉइंट जो हैं ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं।
और कांग्रेस की प्रकृति ये थी कि ये एक सामाजिक और विचारधारात्मक गठबंधन। इसमें क्या था भाई, कांग्रेस के अंदर हर तरह के लोग थे, जैसे इसमें उद्योगपति भी थे, शहर के रहने वाले लोग भी थे, गांव के लोग भी थे, मजदूर लोग भी थे, मालिक लोग भी थे, मध्य वर्ग के लोग भी थे, निम्न उच्च वर्ग के लोग भी थे, सभी जाति के लोग थे, यानी सभी के लिए ये एक जगह थी, यानी सभी इसमें शामिल हो सकते हैं। तो इसकी वजह से भी कांग्रेस को काफी फायदा होता था। ठीक है, तो ये जो पॉइंट आपको बता रहा हूं ना, ये आपको याद रखने हैं। तो यहाँ पे ये जो हमारा चैप्टर है ये खत्म हो जाता है, और उम्मीद करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। चैप्टर की जो वीडियो है वो जरूर देख लो, डिटेल वीडियो, और जो चैप्टर 2 के कुछ टॉपिक इसमें जुड़े हैं वो तो मैंने आपको डिस्कस कर दिया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन अगर आप चैप्टर 2 की मेरी पुरानी वीडियो देख लोगे तो वहाँ मैंने बहुत विस्तार से पूरा चैप्टर पढ़ाया है, तो आपको वहाँ से काफ़ी चीज़ें सीखने को मिल जाएगी। ठीक है, मेरा नाम है सत्येंद्र प्रताप, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, एकलव्य स्टडी पॉइंट, ये मेरा यूजर नेम है इंस्टाग्राम पे, मैसेज कर सकते हैं, कोशिश करूंगा सबको रिप्लाई करने का। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत।